नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इतिहास अगर सकारात्मक रास्ता ना दिखा सके तो इतिहास को इतिहास की तरह ही रहने दें। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतिहास की बात ना करें। अब ये बयान इतना अहम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बयान तब सामने आया है जब समाजवादी पार्टी के दो कद्दावर नेता राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन और विधायक इंद्रजीत सरोज इतिहास, मंदिर, बाबर और राणा सांगा जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। करणी सेना के आगरा में हुए उग्र प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव उस उग्र प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन से मिलने उनके घर जाने वाले हैं आगरा में। हालांकि अभी कुछ देर पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मैं भीड़ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा 19 अप्रैल को। यानी समाजवादी पार्टी करणी सेना के आगरा में हुए उस तलवारें लहराते हुए प्रदर्शन के खिलाफ अपने कड़े तेवर बरकरार रखे हुए है। रामजी लाल सुमन ने करणी सेना को चुनौती दी है कि मैदान तैयार है, दो हाथ होंगे। ऐसे में इंद्रजीत सरोज जो कि विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने धर्म और मंदिर पर एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वो इतिहास पर बात ना करने की हिदायत दे रहे हैं। तो क्या अखिलेश यादव की ये कोई डैमेज कंट्रोल है या कोई ये नई रणनीति है? ये डिकोड करने की ज़रूरत है और इसे डिकोड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक ज्ञानेंद्र शुक्ला। लेकिन मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपको रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के वो बयान सुनाता हूं जिनकी जो आज दिन भर चर्चा में रहे, और फिर अखिलेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनेंगे। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कड़े बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। तो आपने सुना इंद्रजीत सरोज और रामजी लाल सुमन को, दोनों के कड़े तेवर नज़र आ रहे हैं। कि रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि अगर आप कहेंगे कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद है तो हम कहेंगे हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। ये बात बसपा से जुड़े लोग भी कहते रहे हैं, ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहा करते थे और तमाम लोग कहते रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया इन सब के बीच में वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जरा वो एक बार सुन लेते हैं। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजी सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूंगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कहा जाए, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। तो इतिहास को इतिहास ही रहने दें अगर वो सकारात्मक रास्ता नहीं दिखा रहा। और मैं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के लोग इतिहास की बात ना करें, इतिहास से जुड़े सवाल ना उठाएं, ये कहना है अखिलेश यादव का। डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, अचानक से इतिहास की बात ना करें ये एक बयान देते हैं अखिलेश यादव, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि करणी सेना के खिलाफ जो उनके तेवर हैं वो बरकरार हैं। 19 तारीख को वो आगरा भी जाएंगे, वो उस गोली मार देने वाले बयान पर भी सवाल उठाते हैं और बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर भी सवाल उठाते हैं। क्या है ये कि ये इतिहास
क्या ये कोई इंद्रजीत सरोज और रामजीलाल सुमन ने कुछ ज्यादा ही एग्रेशन दिखा दिया है जिसका डैमेज कंट्रोल अखिलेश यादव को करना पड़ रहा है, या ये कोई नई रणनीति है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अभी तक ये जो पिच जिस तरह से चल रही थी वो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को काफी हद तक दिखाई देने लगा था। और बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले एक हफ्ते में लखनऊ से बाहर रहा, बुंदेलखंड के इलाकों में रहा, और वहाँ पे दूर दराज के गांव में भी मुझे इसके रिएक्शंस दिख रहे थे। लेकिन हाँ, बात अब यहाँ पे उन्होंने बहुत समय से कॉशन दिया, क्योंकि ये जो मसला है अभी तक जो चल रहा था वो दूसरे आधार पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही बौद्ध मठ बनाम मंदिर का मामला आएगा वैसे ही ये बाजी पलटने के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर वो इस खेल को बीजेपी की पिच पे चला जाएगा। ये अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अगर उनको एडवांटेज मिल रही है तो वो वहां पर बीजेपी को एडवांटेज लेने का कोई मौका दें। और इसीलिए आप देखिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से जब बोलना शुरू कर रहे थे, कुछ दिन के बाद अखिलेश यादव ने उनसे एक थोड़ी सी दूरी बना ली, और नतीजा ये हुआ कि मौर्य जी पार्टी खुद छोड़ के निकल गए। तो अखिलेश बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं कि अगर ये बात बढ़नी शुरू हुई और फिर मामला व्यापक हिंदू आस्था की तरफ गया तो उनके हाथ से में जो आया है वो खो जाएगा। तो एक तो ये समय रहते सचेत होने जैसी बात है और सचेत करने जैसी बात है। दूसरी बात, वो ये भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि इस मसले से जो उनको लीड मिल रही है वो खत्म हो जाए, या कहीं ये मैसेज आए कि वो कमजोर पड़ गए हैं। तो अब वो जो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन भीड़ लेके नहीं जाऊंगा, यानी वो इसको एक बहुत सामान्य घटना में अपनी यात्रा को तब्दील करना चाह रहे हैं, और फिर वो प्रोवोकेशन का अगर कुछ होता है तो उसका भी जिम्मा दूसरे पक्ष के ऊपर डालना चाहते हैं। तो ये स्थिति तो बहुत पॉलिटिकली एक कहेंगे हम तो कि ये समझदारी की बात है कि ऐसे विषय के उस मोड़ पर जहां से चीजें नुकसान करने लगे, या फिर ऐसा मौका निकल जाए जहां आस्था का सवाल बड़ा हो जाए, वो क्योंकि अभी तक देखिए इतिहास दो व्यक्तियों के ऊपर चल रहा था। अब ये संस्कृतियों के बीच में संघर्ष अगर होगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, नुकसान लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो बयान अभी ताजा अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग खत्म हुई है उसके भीतर उन्होंने संदेश दे दिया है अपने पार्टी के नेताओं को। एक और संदेश है, एक संदेश अपने लिए भी है या अपने समर्थकों के लिए भी है, या अपने आप को थोड़ा मैच्योर भी दिखाने के लिए है कि इतिहास को तब तक ना कुरेदा जाए जब तक वो कोई सकारात्मक रास्ता ना दिखाता हो। सही बात है, क्योंकि इतिहास में इतनी चीजें दफन होती हैं कि कौन उसका किस तरह से इस्तेमाल। अब देखिए, बात तो औरंगजेब की कब्र से शुरू हुई थी ना, और बात आके राणा सांगा पर चली गई, और राणा सांगा के आने के बाद फिर वो करणी सेना पर आ गई, और करणी सेना के आने के बाद फिर वो भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी या दूसरे लोग पॉलिटिकल वो बन गया। शुरू भी पॉलिटिकल इंसेंटिव वो था, और कन्वर्जन जो उसका हुआ वो उस तरह से नहीं हुआ जो शुरू करने वाले लोग चाहते थे। तो ये है तो दुधारी तलवार, और कब वहां पे कहां, और इस पर तो अदम गोडोई साहब ने बहुत पहले ही इसको इंगित किया था कि जो खो गई ये बात, वो बात मत छेड़िए, कौम के जज्बात को मत छेड़िए। तो भाई आगे देखिए आप, वो ठीक बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर ये जो रामजीलाल सुमन और इंद्रजीत सरोज ने जिस लाइन को पकड़ के आगे बढ़ गए थे, वो अगर और आगे बढ़ जाएगी तो बीजेपी को बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। इंद्रजीत सरोज के बयान पर हम अपने दर्शकों को बता दें, अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन ज्ञानेंद्र, रामजीलाल सुमन का बयान, इंद्रजीत सरोज का बयान
अखिलेश यादव का बयान, उसके बीच में बीजेपी नेताओं के बयान भी आए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2027 में समाजवादी पार्टी की सफाई तय देखकर अखिलेश यादव पूरी तरह बौखला चुके हैं। अब समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदारी भरे बयान दे रहे हैं और दिलवा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की इस नीति से कोई भी फायदा नहीं होगा, उन्हें नुकसान ज्यादा होगा। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती रहेगी। तो बीजेपी को इन बयानों के बाद ये कहने का मौका मिला कि अखिलेश यादव ये बयान दिलवा रहे हैं और वो बांटने का काम कर रहे हैं। तो शायद यहाँ अखिलेश यादव ने कुछ सेंस किया कि कोई डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, या आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये उनकी एक रणनीति है कि इसे दलित बनाम ठाकुर ही रहने दिए पे ही रखना है, उससे इधर उधर नहीं ले जाना है। देखिए, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और मैं कहूंगा कि जोड़ूंगा कि जो उत्कर्ष जी अभी कह रहे थे कि औरंगजेब की कब्र से नहीं, और उससे पहले आप देखिए कि ये तो रील से शुरू हुआ विवाद और रियल लाइफ में चला गया। छावा फिल्म में उसकी बात से ही ये सारा घटनाक्रम आगे आया। अब छावा में लोग कहते हैं कि अक्षय खन्ना ने कुछ ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर दी तो उसकी वजह से और भी वो जीवंत हो गया और औरंगजेब की याद आ गई, वरना इस समय कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि औरंगजेब का जिक्र होता और राणा सांगा इस तरीके से जिक्र होता रहता। खैर, और वो जिक्र होते होते संसद में भी पहुंचा, और संसद में जब कहा गया उसके बाद तो फिर संसद से सड़क तक पूरा बवाल हुआ है। अब आप देखिए कि एक खास बात कि चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हों, चाहे इंद्रजीत सरोज बोल रहे हों, दरअसल ये वो नेता हैं जो बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं। इससे पहले वो बीएसपी का हिस्सा हुआ करते थे। और सब, अगर जो लोग शायद याद होगा कि एक वक्त में बीएसपी में जो हार्डकोर बीएसपी के लोग हुआ करते थे, वो काशीराम ने जब स्थापना की थी उस वक्त से जो जुड़े होते थे, वो इसी तरीके के बयानों पर ही वो उनको रखते थे। और वो बयान जो आते थे, उन बयानों में इसी बातों को कहा जाता था। और बल्कि जो तिलक तराजू, जो तलवार वाले जो नारे होते थे, वो भी ये इनमें से कई नेता थे, वो उसके आदी थे, उन्हीं बातों को कहते थे और उन्हीं बातों को दोहराते थे। हालांकि बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने 2007 के बाद एक तरीके से जो वो तमाम नारे थे, तमाम जो इस तरीके की बातें थी, उनसे पल्ला झाड़ लिया या उनसे दूरी बना ली। लेकिन अब ये नेता बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी आदत में और उनके ट्रेंड में उनका पूरा एक तरीका जो है बात करने का, अपनी बात को रखने का, उसमें यही बातें शामिल रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोल रहे थे, शुरुआती दौर में अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए थे। यह माना जा रहा था कि अखिलेश यादव इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे आगे का खेल क्या होगा, आगे किस रास्ते पर ये मामला जा रहा है। लेकिन उन्हें जल्द समझ में आ गया कि इस मामले का नुकसान ज्यादा हो जाएगा। रामचरितमानस का अपमान हो रहा था, उल्टू अनर्गल बातें हो रही थी, धार्मिक तमाम मुद्दों को लेकर बातें हो रही थी, और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मुखर रहे थे। धीरे धीरे पहले तो अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, शिवपाल सिंह यादव हो, राम गोपाल यादव हो, उन्होंने नाराजगी भी जताई, उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों को लेकर मजम्मत की थी। फिर अखिलेश यादव उसके बाद मुखर होना शुरू हुए और धीरे धीरे स्वामी प्रसाद मौर्य हाशिए पर चले गए और वो बाहर हो गए। अब इंद्रजीत सरोज ने, रामजी लाल सुमन जो बात कर रहे थे, उन बातों से वो जो निकले हुए थे, वो बातें इतिहास से जुड़ी हुई थी। और उसके बाद इंद्रजीत सरोज ने उसमें एक और पन्ना जोड़ा, उसमें उन्होंने सीधे तौर से जो धार्मिक बात है, जो एक बहुसंख्यक समाज की आस्था है, उस पर सीधे तौर से कुठाराघात किया, सीधे तौर से हमला किया। और ये ऐसी बातें कही जो जाहिर सी बात है, बीजेपी क्या, बहुसंख्यक समाज में एक बड़े हिस्से के लिए ये सीधे तौर से आस्था के ऊपर ही प्रहार हुआ है, जिसमें उन्होंने वो जो देवी देवता हैं उनके लिए अपमानजनक बातें कही, उनके लिए जो रिमार्क्स किए हैं, उनके लिए कहा गया कि किस तरीके से वो कमजोर थे, कैसे थे। तो ये जो बातें हैं, ये मुद्दे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी के शुरुआती दौर में इस तरीके की बातें होती रहती थी, इनकी चर्चा होती रहती थी। लेकिन अब वहां से जुड़े जो नेता है, वो समाजवादी पार्टी में आने के बाद वो जब मुखर हो रहे हैं इस तरीके से, तो पहला जो परसेप्शन जाता है वो यही है कि अखिलेश यादव शायद वो इंतजार भी करते हैं कि इस मामले को देखें कि कैसा रुख रहेगा। शुरुआती दौर में उन्होंने एक तरीके से बैलेंस भी दिखाई दिए, एकाएक वो रामजी लाल सुमन के साथ खड़े दिखाई दिए। उन्होंने दलित मुद्दे को लेकर कहा कि दलित है इसलिए उन पर हमला हो रहा है। लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो क्षत्रिय समाज है, जिस तरीके से करणी सेना की नाराजगी है, करणी सेना तो एक फ्रंट पर जो दिख रहा है, वो तलवारें लहराते दिख रहे हो या कुछ दिख रहे हो, लेकिन
एक बड़े तबका जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से, और उनके अंदर नाराजगी का भाव है, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। और उससे ज्यादा तो भावनाएं आहत इंद्रजीत सरोज ने कर दी हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लांछन लगाया, उनके ऊपर टिप्पणियां की। तो अखिलेश यादव शायद इंतजार करते रहे थे कि ये मामला अगर दलित बनाम क्षत्रिय ऐसा होता है तो उनके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनके दिमाग में, उनके जहन में 2024 के आंकड़े होंगे। 2024 का जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को 56% के करीब नॉन जाटो वोटर्स ने सपोर्ट किया था, और ये समर्थन 38% था समाजवादी पार्टी का 2019 में जब सपा बसपा साथ में आए थे, उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे में जाटो वोटर्स का बड़ा हिस्सा 44% अभी भी बीएसपी के साथ है, 24% बीजेपी के साथ, 25% इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन 56% का हिस्सा एक बड़ा हिस्सा माना जाएगा। और 40% से ज्यादा नॉन जाटो वोटर्स ने 2019 में सपोर्ट किया था बीजेपी को। 11% की कमी आई है उनके वोट बेस में जो बीजेपी के, और बीजेपी ने जो 8.61% वोट गंवाए हैं इस चुनाव में 2019 के बरक्स, आप देखिए उनमें से एक बड़ा हिस्सा नॉन जाटो वोटर्स का ही है, क्योंकि ओबीसी का, चाहे वो कुर्मी, कोयरी और इसके अलावा अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनका एक बड़ा चंक 60% के करीब, 59 से 60%, 61% भी कई जगह पर, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन ये जो नॉन जाटो वोटर्स जुड़े थे समाजवादी पार्टी के साथ, वो अखिलेश यादव एक लगातार मुहिम चला रहे थे। 2022 के चुनाव से पहले भी शुरू कर दी थी। उन्होंने अंबेडकर को लेकर जिस तरीके से अपनी बातें कह रहे थे, पार्टी में भी अंबेडकर को लेकर वहां पर अंबेडकर वाहिनी बनाई थी, एक पूरा एक जो दलित वोटर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया था, उसका उनको फायदा भी होना शुरू हुआ। और जो पूरा एक आरक्षण को बदलने की बात आई, जो संविधान को चेंज कर देने की बात आई, इन सब को लेकर भी दलित वोटर्स का एक बड़ा झुकाव इंडिया गठबंधन की और मुख्य तौर से उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ था। अब अखिलेश यादव इन सारे बयानों को, जो हैबिचुअल है बसपा के आए हुए नेता, उन बयानों को देने के लिए वो जाने जाते रहे हैं। वो ऐसे ही बयानबाजी करते रहे। 90 के दशक के तमाम बयान ऐसे मौजूद हैं जिनमें इसी तरीके के बयानबाजी होती थी। और 90 के दशक में जब राम मंदिर का आंदोलन गरमाया हुआ था, उस वक्त भी बीएसपी के जो बड़े हार्डकोर जो समर्थक हुआ करते थे, वो वहां पर अस्पताल की बात या फिर मठ की बात करते थे। कमोबेश 25 साल, ये पूरा एक 30 साल 35 साल बाद, 3 दशक बाद फिर से एक उसी तरीके की पैटर्न पर जाते हुए सबको दिखाई दे रहा था। अभी अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो एक डिटरेंट के तौर पर उसको माना जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो जल्दी ये विवाद ऐसा थमेगा, क्योंकि इंद्रजीत सरोज ने जिस तरीके से जो बयान दिया है वो एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करने वाला है ही। बीजेपी क्यों नहीं इस पर बोलेगी, ये तो बड़ा, अगर नहीं बोलती है तो वो आश्चर्य की ही बात होगी। और बीजेपी ने चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या बीजेपी के दूसरे नेता, वो भी मुखर हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी के लिए तो ये बैठे बैठा एक अच्छा मुद्दा उनको मिल गया है। लेकिन अखिलेश यादव साथ ही साथ वो दलित वोटर्स को तो चाहेंगे ही, नॉन जाटो अगर दलित वोटर्स उनसे जुड़ते हैं, लेकिन उसके साथ ही अखिलेश यादव ये भी कतई नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अपने वोट बेस को बढ़ाना भी चाहते हैं, दायरे को, और जो लोग उनके सपोर्टर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय समाज का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ रहा है। हालांकि 2017 के बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ का युग उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये दिक्कत हुई है। अखिलेश यादव को लगता है कि एक बड़ा चंक क्षत्रिय समाज का, उसका झुकाव बीजेपी के साथ है। और आंकड़े भी यही बताते हैं कि 2024 के चुनाव में भी नाराजगी के बावजूद 89% से ज्यादा क्षत्रिय वोटर्स ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे में अखिलेश यादव को ये तो लगता है कि अगर हम इस मामले में जो रामजी लाल सुमन कह रहे हैं या इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं, ऐसे बयानों का साथ देते हैं, या इसको दलित बनाम क्षत्रिय अगर ये एंगल मिलता है, तो उनको दलित वोटर्स का फायदा मिल सकता है इस ध्रुवीकरण में। लेकिन इसके साथ साथ वो उस नुकसान को भी पूरी तरीके से नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल से ही, जब से वो सक्रिय हुआ करते थे, और 2003 की सरकार तो एक तरीके से कहा जाए पूरी तरीके से क्षत्रिय बिरादरी का एक बड़ा तबका, बड़ा असर, बड़े उनके गुट थे, वो उनके साथ आए थे, इसी वजह से वो सरकार बनी थी। और अखिलेश यादव की भी सरकार में आप देखिए कि क्षत्रिय जो बिरादरी के विधायक थे, जो 2012 में जीते थे, 48 जीते थे, 38 समाजवादी पार्टी से थे। अभी ये आंकड़े बदल गए हैं, 49 जीते हैं इस बार क्षत्रिय बिरादरी के, उनमें से बीजेपी से 43 हैं, 4 समाजवादी पार्टी से हैं, बीएसपी का एकमात्र विधायक वो क्षत्रिय बिरादरी से है, राजा भैया की अपनी पार्टी है ही। तो ऐसे में सीधे तौर से अखिलेश यादव
क्षत्रिय वोटर्स को भी नाराज नहीं करना चाहेंगे, एकदम नाराजगी अगर मोल ले लेंगे तो वो भी एक आने वाले दिनों के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सब कुछ वोट के लिहाज से होगा। तो इसी वजह से जो ये अखिलेश यादव का बयान है, एक तरीके से वो हवा दी। अगर वो उस समय रामजी लाल सुमन ने कहा था और अखिलेश यादव ने आज जो बयान दिया था, अगर यही बयान थोड़ा पहले आ गया होता तो शायद माना जाता कि वो उस बयान से एकदम सहमत नहीं थे। यानी वो बीच के दौर में वो इंतजार भी कर रहे थे कि इस मामले में किस तरीके से हवा का रुख क्या रहता है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आती हैं। तो शुरुआत में तो उन्होंने इसे दलित बनाम क्षत्रिय जब हो रहा था तो शायद वो उस पर से उनको लग रहा था कि इस बात को आगे बढ़ाते हैं सर, फिर आते हैं इसको दूसरा सवाल पर आपके पास आएंगे। डॉक्टर उत्कर्ष सर, एक सवाल आपसे मेरा ये है कि ये बात तो ठीक कहा सर ने कि अखिलेश यादव को तमाम चीज़ें तो सोचनी है ना, तभी तो आज उन्होंने कहा कि राजाओं महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती। आज अखिलेश यादव ने ये बात भी कही कि महाराजाओं की कोई जाति नहीं होती और सब हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव क्या यहाँ पर दो तरह की राजनीति करते दिख रहे हैं आपको कि एक तरफ तो उनको पश्चिमी यूपी जो ये गैर जाटो दलित वोट में लगातार इजाफा होने का आंकड़ा हमारे सामने है, और चाहे वो दलित वोट हो, और मैं तो ये कहूँगा अंग्रेजी की जो ओबीसी वोट है उसमें भी अखिलेश यादव ने अच्छी खासी सेंधमारी की है जब से वो इंडिया अलायंस बनाकर उत्तर प्रदेश में नॉन यादव ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ जी। तो ये जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं कि ये एक मुद्दा बना रहे, लेकिन राजपूत समाज जिसको अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई भी क्यों चाहेगा कि कोई एक समाज का वोट उसके हाथ से छिटके आखिर भाई उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता ओम प्रकाश सिंह हैं, चंदौली से गाजीपुर जिले से सियासत करते हैं, आसपास के राजपूत समाज पर एक अच्छा हस्तक्षेप रखते हैं, तो उनकी भी सियासत को तो अखिलेश यादव को प्रश्रय देना ही है। तो क्या ये अब अखिलेश यादव दो तरह की सियासत कर रहे हैं, या दुविधा की सियासत मानी जाएगी या स्मार्ट सियासत मानी जाएगी? समाजवादी पार्टी के साथ जैसा भी ज्ञानंद भाई भी कह रहे थे कि क्षत्रियों का एक तबका हमेशा रहा है और ये मुलायम सिंह जी के जमाने से रहा, और वो वही लाइन थी जो चौधरी चरण सिंह लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलते थे, अजगर वाली, उसमें राजपूत भी हुआ करता था और मुलायम सिंह ने भी उसको बहुत ढंग से लिया। अखिलेश यादव याद कीजिए अभी आज ये जो कहा है उन्होंने, उसके कुछ दिन पहले जब ये विवाद शुरू हुआ था तब भी उन्होंने एक दिन कहीं ये जिक्र किया था कि मेरा तो रिश्ता है क्षत्रिय समाज से। वो अपने पत्नी के उस पर इशारा कर रहे थे, अपने ससुराल पक्ष की तरफ इशारा कर रहे थे। तो वो पहले मिनट से ये नहीं कहना चाह रहे थे अपने मुंह से खास तौर पर कि वो किसी जाति का नाम ले या क्षत्रियों को वो कुछ बोले। अब देखिए एक असेसमेंट है, असेसमेंट ये है कि इस 12 तारीख की घटना के बाद इस पूरे मसले में एक काफी हद तक पोलराइजेशन कर दिया समाज के भीतर, वोटरों के अगर बात करें तो अब जितना कर दिया वो कर दिया। अब ये अगर और आगे बढ़ेगा तो फिर खतरे हैं कि ये रिवर्स होगा, कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, और इसको खींचने का कोई मतलब नहीं है। आज के पॉलिटिकल दौर में कोई भी कहानी जब आती है तो ये वो उपन्यास बहुत बाद में बनती है, लघु कथाओं की शक्ल में पहले आती है। एक घटना घटती है, उससे कुछ होता है, उसके बाद फिर कुछ और आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है, फिर कुछ और आ जाता है, और बाद में समझ में आता है जब चुनाव के नतीजे आते हैं कि किसका क्या असर कितना रहा। तो मुझे ये लग रहा है, मैं जितना समझ पा रहा हूं, कि अखिलेश यादव इस पूरे मसले को अब उतना तूल नहीं देना चाहते हैं या इसको और आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं उस तरीके से जहां पर विवाद कहीं दूसरा मोड़ ले। और देखिए आपने ओम प्रकाश सिंह का या अरविंद सिंह गोप हैं, बहुत सारे ऐसे उनके बिरादरी में नेता थे एक टाइम में, ये मयंकेश्वर वगैरह सब समाजवादी पार्टी में ही हुआ करते थे, जो बाद में बीजेपी में चले गए, या इवन दो ब्रजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, सांसद रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और दूसरा ये कि किसी भी बिरादरी को क्यों आप डायरेक्ट हिट करेंगे? भाई एक घटना घटी, उससे कुछ उपजा, और फिलहाल जो कंसोलिडेशन उसका होना था एक आपके पक्ष में, वो तो हो गया, आपके तरफ दिख रहा है। अब अगर ये होगा तो फिर रिएक्शंस और उसके चेन रिएक्शंस, फिर क्या नतीजा निकलेगा
इसलिए मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत टाइमली उन्होंने योगी और अखिलेश यादव पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, जब वो सत्ता से बाहर आए थे तो वो लगातार तब में और अब में, ये 10 साल जो गुजर गए, 7-8 साल, उसमें मैच्योरिटी बहुत आई है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनके अंदर आई है। और वो ये देखते हैं कि कहीं जो वो आरोप लगा करते थे समाजवादी पार्टी के ऊपर, या जो अभी भी बीजेपी लगाती ही रहती है, वो आक्रामक पार्टी या गुंडों की पार्टी या अपराधियों की पार्टी, उससे बहुत बदलते गए हैं वो अपनी पार्टी को। आप उनके युवाओं की फौज देखिए जो सांसद या विधायक बने हैं, वो सब बड़े सोफिस्टिकेटेड, बड़े एजुकेटेड लोग निकाल के ला रहे हैं। जाति बिरादरी बिल्कुल वो ध्यान में रखते हैं, सबके भीतर ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक सच है, लेकिन छवि को लेकर के भी बहुत सतर्क है। तो ऐसे में ये मेरा ये मानना है, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आज जो उन्होंने ये कहा है वो एक स्मार्ट एक्ट है, जहां पर कि वो सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई अब हमने कह दिया, इसको नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, और अगर बोलना है तो फिर आप अपना देख लीजिएगा। क्योंकि उनके पास अब दलित समाज के भीतर, नान जाटो ओबीसी के भीतर भी उनके पास अच्छी नेताओं की फौज है। इंद्रजीत सरोज तो है ही उसमें, अवधेश प्रसाद को जिस तरह से प्रमोट किया उन्होंने, या अवधेश प्रसाद को लगातार चुनाव जीतने के बाद से जिस तरह से वो अपने साथ लेके गए पार्लियामेंट तक जो किया, मैसेज तो हो चुका है। रामविलास सुमन के साथ खड़े हो गए वो, तो हो चुका है। तो मैसेज तक तो ठीक है, मैसेज देना वो सीख गए, लेकिन उसको अगर चेक नहीं कर पाएंगे तो फिर ये सारा मैसेज खराब हो जाएगा। तो वो अब मैसेज के बाद सख्ती से उस दूसरा मैसेज भी देना सीख गए, वही आज हुआ है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैसेजिंग बहुत तगड़ी कर रहे हैं और उसका असर उनको सियासी फायदा 2024 के बाद से लगातार होता भी नजर आ रहा है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नीरज जी, उसमें अखिलेश जी ने, मतलब अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया कि भाई, मतलब ये लग रहा है कि कुछ लोग ये भी व्याख्या कर रहे हैं कि ये उनका यू टर्न है, तो अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि 19 को जी 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 इंटरेस्टिंग, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने एक भजन प्ले कराया। वो मीराबाई का भजन, गाया हुआ भजन है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, नुसरत साहब ने गाया, बड़ा पॉपुलर। आप गा रहे हैं और मीराबाई का भजन है, मीराबाई का भजन है। अब आप ये समझिए कि मीराबाई के भजन को लाने के पीछे भी क्या संदेश है। मीराबाई तो उसी क्षत्रिय राजपूत घराने की बहू थी, और दूसरा संदेश ये है कि ईश्वर एक है, ये सूफी भजन है ना। तो यही स्मार्टनेस है। और तीसरा वंशी वाला भी तो है ना सर, कि हम कृष्णवंशी हैं। ये भी एक राजनीति है कि ईश्वर की भी राजनीति में धर्म की राजनीति है, अद्भुत। कृष्ण की कोई राजनीति कर रहा है, कोई शिव की राजनीति कर रहा है, कोई राम की राजनीति कर रहा है, और हिंदुत्व की राजनीति तो अपने उत्थान पर है ही। केंद्र में मोदी जी हैं, प्रदेश में योगी जी हैं, और इससे बढ़िया माहौल क्या ही होगा हिंदुत्व की राजनीति का। लेकिन अखिलेश यादव की जिस बात पर हम लोग थे नीरज जी, ये सवाल हुआ कि क्या 19 तारीख को आगरा जाएंगे, तो बोले कि हाँ जाएंगे, भीड़ लेकर नहीं जाएंगे, जिस प्रकार करणी सेना लेकर गई। करणी सेना को लेकर लगातार हमलावर है अखिलेश यादव, जो कि ये भी इशारा कर रहा है कि उनको ये पता है कि तलवारें अगर चमकाई जाएंगी सड़कों पर उतरकर, तो उनका जो, उनके पक्ष में जो ये दलित वोटर्स आ रहे हैं, उनके आने की तेजी और भी बढ़ जाएगी। मैं इस सवाल को और आगे लेके चलता हूँ ज्ञानंद सर आपके पास, कि सवाल ये है कि अखिलेश यादव की इस राजनीति में जब अभी एक वैक्यूम भी है, जैसे मायावती अगर होती, मायावती अगर आक्रामक दलित राजनीति कर रही होती, तो ये लगता है कि अखिलेश यादव को उतनी सफलता नहीं मिलेगी दलित राजनीति करते हुए। लेकिन अभी तो अखिलेश यादव इस स्पेस का पूरा फायदा भी उठाना चाहेंगे ना, क्योंकि ये भी एक अलग से इस पर डिबेट की जा सकती है कि चंद्रशेखर आजाद उतने आक्रामक क्यों नहीं नजर आ रहे हैं, जबकि एक दलित नेता पर इतना हमलावर माहौल बना हुआ है। अखिलेश यादव आक्रामक राजनीति कर रहे हैं, तो उनको एक तो वैक्यूम मिला है जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि अखिलेश यादव कर रहे हैं, और इसमें से चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस भी, वैसे तो दलित से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर वो मुखर होते हैं,
लेकिन वो भी उस तरीके से इस पर बहुत बोलने से कतरा रहे हैं। और दूसरा, अभी ये तो चर्चा हुई ही है क्योंकि वो बहुत अपने वोट बेस के दायरे को बढ़ाना चाहेंगे और दलित वोटर्स अगर आएंगे, नॉन जाटो भी जुड़ रहे हैं उनसे, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ ही वो एक पूरे समुदाय को, एक पूरी बिरादरी को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे। तो वो तो एक बैलेंस वाला एक दिखाई ही दे रहा है सीधे तौर से। लेकिन ये जो आपने बात कही है कि वैक्यूम की बात है, देखिए अभी क्या है कि सीधे तौर से जो लोग बीएसपी को एकदम कमजोर मान ले रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि वो भी बिल्कुल थोड़ा न्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अभी मायावती ने अब जिस तरीके से फिर से आकाश आनंद की बहाली हुई है, उनकी वापसी हुई है, और कल एक बैठक भी होगी, शायद माना यही जा रहा है कि कोर टीम में फिर से वापसी होगी। और आकाश आनंद जरूर बीएसपी के पास वो एक ऐसा चेहरा होंगे कि जो दलित वोटर्स को, खासतौर से युवाओं को, वो आकर्षित करने वाले, वो पहले भी रहे हैं। जब 2024 के चुनाव में जिस तरीके से वो कैंपेनिंग कर रहे थे, उस वक्त उनकी स्वीकारता जिस तरीके से हो रही थी, उन्हें सुनने के लिए बड़ी भीड़ हो रही थी और आकर्षण दिख रहा था। तो अभी बीएसपी के पास भी कुछ पत्ते ऐसे मजबूत बाकी हैं, और अगर आकाश आनंद को जब हटा दिया था तब जरूर माना जा रहा था कि एक बड़ा वैक्यूम है। लेकिन अभी आकाश आनंद की वापसी के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा और अभी तस्वीर में बदलाव होगा। हालांकि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में जो कोशिश हुई थी अखिलेश यादव को या इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी, बीजेपी ने भी उसके बाद से आप देखिए कि कोशिशें अपनी तरफ से भी कई सारी शुरू कर दी थी, और बीजेपी ने उसी का नतीजा था कि जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने जो बढ़त बनाई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो अमूमन वो सत्ताधारी दल के होते हैं, लेकिन उस चुनाव में बीएसपी बाहर ही रही थी, तो बहुत कुछ जो वोटों का समीकरण था, पैटर्न था, वो थोड़ा समझना उतना आसान नहीं है। क्योंकि बीएसपी की मौजूदगी भी होनी चाहिए थी, तब पता चलता है कि दरअसल खासतौर से मिल्कीपुर जैसी जगहों पर जो जाटो वोटर्स हैं उनका रुझान क्या रहा और गैर जाटो वोटर्स का बीएसपी को लेकर क्या रुझान रहा, तो वो आने वाले दिनों के हिसाब से भी उससे कई सारी तस्वीर दिखती। लेकिन वैसा नहीं हो सका, क्योंकि इसको ऐसे मान सकते हैं कि साइंस में, विज्ञान में जब बहुत सारे आंकड़े जब तक नहीं उपलब्ध होते हैं तब तक कोई कंक्लूजन निकालना थोड़ा सा सही नहीं माना जाता है। तो ऐसे में अब बीएसपी एक्टिव होगी, और सब कुछ कमजोर होने के बावजूद भी मायावती के साथ जाटो वोट बैंक बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। 9.43% के करीब तो वोट बैंक है ही उनका, दहाई से नीचे आ गए हैं, लेकिन सीधे वो कमजोर एक ताकत हो गए हैं, तो ऐसा भी उचित नहीं होगा। और बीजेपी भी ऐसा नहीं कि इस मुद्दे के बाद भी वो बहुत ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी कि वो दलित वोटर्स को एकदम खिसक जाने देगी, खासतौर से नॉन जाटो जो उसके साथ बड़ी मजबूती के साथ जुड़े रहे थे, और 2014 के बाद लगातार बीजेपी की जीत के जो सिलसिले थे उनमें एक अहम किरदार निभाया था। तो बीजेपी भी सक्रिय होगी। समाजवादी पार्टी, हालांकि अखिलेश यादव जिस तरीके से जो एक बड़ा एक कहा जा सकता है कि सिस्टमेटिक बिल्कुल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम जो खासतौर से जब भी वो पीडीए की बात करते हैं, आप देखिए कि पीडीए में वो पिछड़ा और दलित वाले में तो पूरी तरीके से बात करते हैं, और ए उसमें से है, अल्पसंख्यक भी कर लेते हैं, कभी बहुत ही अगड़ा कर लेते हैं, गरीब अगड़ा भी आ जाता है, औरतें भी आ जाती हैं, महिलाएं भी, आधी आबादी भी आ जाती है। तो वो जो एक टैक्टिकल उनकी मूव है वो उससे दिखाई देता है, क्योंकि उनके दिमाग में शायद ये तो चल ही रहा है कि जो मुस्लिम समाज है कि उसका एक बड़ा हिस्सा 92% के करीब जो वोट उनके साथ ही गए थे, इंडिया गठबंधन के साथ गए थे, तो उनको पता है कि ए में, पी और डी में ही उनकी जो संघर्ष है, क्योंकि पी और डी वाला जो है वो बीजेपी के पास भी वही फार्मूला है, पीडीए का बीजेपी के पास भी है। बस बीजेपी के पीडीए में पिछड़ा और दलित के साथ साथ अगड़ा जुड़ा हुआ है, और अखिलेश यादव कहीं अल्पसंख्यक जोड़ लेते हैं। अल्पसंख्यक तो वो मान के चलते हैं कि वो जुड़ा ही है, वो फिलहाल जो हालात हैं उनमें उनसे अलग जाने की स्थिति में अभी तो नहीं है। और कांग्रेस जब एक्टिव होती है तब फिर उसको देखेंगे, और आगे इंडिया गठबंधन की शक्ल सूरत कैसी होगी उसमें वो चीज दिखाई देगी। और ये भी एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अल्पसंख्यक जो बिरादरी है उसका भी वोटिंग का ट्रेंड एक ऐसा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उनकी पहली पसंद समाजवादी पार्टी रहती है, और लोकसभा के चुनाव में ये भी जो इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस का जो गठजोड़ हुआ था उसके पीछे भी यही वजह थी कि जब दिल्ली की कुर्सी की बात होगी, संसद की बात होगी, लोकसभा की बात होगी, तो मुस्लिम समाज का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहेगा। और अब कांग्रेस जब आएगी तब आप आगे की तस्वीर देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो तो उनको लेकर तो अखिलेश यादव अभी थोड़ा मुतमईन होंगे ही, लेकिन इसके साथ ही अब उनका पूरा फोकस यही जो पिछड़े वर्ग में से अब, क्योंकि वो बिल्कुल नॉन यादव जो और नॉन जाटो
जो बीजेपी ने अपना एक फार्मूला लेकर चले थे, उनको उन्हीं के हथियार से वो बीजेपी को उन्होंने शिकस्त तो दी ही है, उनको पछाड़ तो दिया ही था 2024 में। लेकिन अब बीजेपी भी सतर्क है, और ये जो जिस तरीके से मामले आ रहे हैं, रामजी लाल सुमन जब बात कर रहे थे और जब करणी सेना एक्टिव हो रही थी, अखिलेश यादव उस वक्त करणी सेना पर इसलिए हमलावर थे और बार बार वो बता रहे थे कि ये बीजेपी का एक हिस्सा है, ये कोई सेना नहीं, ये बीजेपी का हिस्सा है। और वो परोक्ष तौर से वो सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना लगा रहे थे, और वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे थे कि पूरा क्षत्रिय समाज नाराज नहीं है, ये करणी सेना सिर्फ कुछ लोग हैं और कुछ लोगों के उकसावे में, बहकावे में वो एक्टिव। बिल्कुल ज्ञानंद भाई, तो ये जी आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया है कि समाजवादी पार्टी के लोग इतिहास की बात ना करें, इसको बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है। यूपी तक ने समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि ये क्या रणनीति है, तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अभी हम इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं, अभी हम इस पर थोड़ा और समझना चाहेंगे। तो ये अखिलेश यादव ने ये एक बड़ा अहम बयान दे दिया है। 19 अप्रैल को अखिलेश यादव का जो आगरा दौरा है, उसके लिए जिस तरह से माहौल गर्म समाजवादी पार्टी कर रही है, हमें अगले 2-3 दिन तक देखना होगा कि क्या उनका रुख रहता है, और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद क्या बीजेपी भी थोड़े फ्रंट फुट पर आकर उनके ऊपर हमलावर होती है या नहीं होती है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स इस वक्त इस पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द हो रही है। आने वाले 2-3 दिनों में ये मुद्दा और गर्म होगा, ये राजनीति और ज़्यादा मुखर होगी, यूपी तक की नज़र उस पर बनी रहेगी। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए ज्ञानेंद्र शुक्ला, डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।